नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका ने शुरू किया दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास, भारत ने दिखाई ताकत और निशाने पर आया चीन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत ने FATF में दी थी 30 आतंकियों की लिस्ट, अमेरिकी डंडा और साजिद मीर पर यूं मजबूर हुआ पाकिस्तान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 3800 स्नाइपर राइफल और 78 लाख राउंड LAC पर तनाव के बीच जारी हुई। RFI 2 फ्रंट पर ऐसे बढ़ेगी सेना की शक्ति। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारतीय तटरक्षक प्रमुख VS पठानिया ने उड़ाया स्वदेशी ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर, अरब सागर में युद्धपोत पर कराया लैंड। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बम बम भोले के जय घोष से गूंजा जम्मू शहर, कड़ी सुरक्षा में पहला जत्था रवाना। क्या तस्वीर आपको दिखाएंगे दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको देश की सेना और PM मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका ने शुरू किया दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभियान, भारत ने दिखाई ताकत और अब निशाने पर आ गया चीन। जी हां दोस्तों, चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच अमेरिका ने कैलिफोर्निया के तट पर प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक शुरू कर दिया है। इस अभ्यास में 26 देश हिस्सा ले रहे हैं और इस अभ्यास में अमेरिका समेत सभी देश अपने महाविनाशक जंगी जहाज़ों और हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय नौसेना भी इस अभ्यास में अपनी जोरदार ताकत का प्रदर्शन कर रही है और भारत ने एक स्टील्थ फ्रिगेट INS सतपुड़ा और एक अत्याधुनिक सबमरीन किलर निगरानी विमान P-8I भेजा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने FATF में दी थी 30 आतंकियों की लिस्ट, अमेरिकी डंडा साजिद मीर पर मजबूर हुआ पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी साजिश मीर को पाकिस्तान ने FATF के दबाव में आकर आखिरकार जेल भेज दिया है। और अब इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है कि भारत ने साजिद मीर समेत 30 खूंखार आतंकवादियों की लिस्ट सौंपी थी, जिसमें 9 संयुक्त राष्ट्र की ओर से आतंकी घोषित किए गए नाम शामिल थे। और इसमें लश्कर का संस्थापक हाफिज सईद, लश्कर का ऑपरेशनल हेड ज़कीउर रहमान लखवी और जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर का नाम शामिल था। पश्चिमी देशों ने भारत की इस लिस्ट का जोरदार तरीके से समर्थन किया और इससे मजबूर होकर पाकिस्तान को साजिद मीर के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 3800 स्नाइपर राइफल और 78 लाख राउंड्स LAC पर तनाव के बीच जारी हुई। RFI 2 फ्रंट पर ऐसे बढ़ेगी सेना की शक्ति। जी हां दोस्तों, LAC पर चीन से चल रहे तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 3800 स्नाइपर राइफल और 78 लाख राउंड्स खरीदने के सौदे के लिए भारतीय कंपनियों को RFI जारी कर दी है। RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन किसी भी रक्षा सौदे के टेंडर प्रक्रिया का पहला चरण होता है। रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने इन स्नाइपर राइफल खरीदने की मंजूरी पहले ही दे दी थी और इस बाबत 2016 में पहले भी RFI जारी की गई थी, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में अधिक कंपनियों को शामिल करने के लिए एक बार फिर से RFI जारी की गई है। यह RFI बाय इंडिया के तहत जारी की गई है, यानी कि ये स्नाइपर राइफल भारतीय कंपनियों के लिए ही खरीदी जाएंगी। हालांकि भारतीय कंपनियां इस सौदे के लिए किसी विदेशी कंपनियों से भी करार कर सकती है। रक्षा मंत्री द्वारा जारी की गई RFI के मुताबिक ये स्नाइपर राइफल .338 बोर की होनी चाहिए और इसकी रेंज 1200 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इन राइफल की लंबाई 1250 mm से ज़्यादा होनी चाहिए और वजन करीब 9 किलो होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय तटरक्षक प्रमुख VS पठानिया ने उड़ाया स्वदेशी ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर, अरब सागर में युद्धपोत पर कराया इसको लैंड। जी हां दोस्तों, भारतीय तटरक्षक प्रमुख VS पठानिया ने बुधवार को नवीनतम ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर उड़ाया और इसे पोरबंदर में गुजरात तट पर अरब सागर में एक युद्धपोत पर उतारा। न्यूज़ एजेंसी ANI ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जो 38 सेकंड का है। भारतीय तटरक्षक प्रमुख ने बताया कि यह भारत में बना हेलीकॉप्टर है जिसने हमारी पहुंच और क्षमता को मजबूत किया है। यह हेलीकॉप्टर जहाज़ों पर निशाना लगाते समय फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर। बम बम भोले के जय घोष से गूंजा जम्मू शहर, कड़ी सुरक्षा के बीच पहला जत्था हुआ रवाना। जी हां दोस्तों, जम्मू शहर स्थित आधार शिविर भगवती नगर से तड़के बम भोले के जय घोष के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहला जत्था रवाना बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुबह मंत्रोच्चार के बीच जत्थे को रवाना किया।
उन्होंने तीर्थयात्रियों की मंगलमय और सुरक्षित आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उनके साथ जम्मू शहर के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, डिप्टी मेयर, भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र राणा, डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार, डीसी जम्मू अवनी लवासा व अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सदस्य भी मौजूद रहे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीमाओं पर तस्करी के हजारों हथियार जब्त करता है भारत और प्रभावी प्रयासों की जताई जरूरत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छोटे आयुध और हल्के हथियारों को नियंत्रित करने के लिए भारत में एक मजबूत कानून आधारित ढांचा होने के बावजूद यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां हर साल भारत की सीमाओं से अवैध तस्करी के रूप में हजारों अवैध हथियार जब्त करती है। ये इस बात का साफ संकेत है कि यूएन प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कार्यान्वयन के लिए और ज्यादा प्रयासों की जरूरत है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना संक्रमण को लेकर 14 राज्यों ने बढ़ाई टेंशन, केंद्र सरकार ने जारी किया अलर्ट। जहां दोस्तों कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने एक बार फिर से हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी हैं और इन दिनों हर रोज 10,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। ऐसे में 14 राज्यों को लेकर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है। ये वो राज्य हैं जहां हर हफ्ते बड़ी संख्या में नए केस आ रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पॉजिटिविटी रेट भी औसत से ज़्यादा है। केंद्र के मुताबिक इन राज्यों में कोरोना के टेस्ट भी कम हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा केस इन दिनों दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना से आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को इन राज्यों के साथ वर्चुअल बैठक की और 1 जून से जिन राज्यों में कोरोना के केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो हैं असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी की टोली तैयार, बीजेपी ने 2024 के चुनाव में ज़्यादा बड़ी जीत के लिए बनाई 4 रणनीति। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है और इसके मद्देनज़र हैदराबाद में इसी हफ्ते भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इस बैठक में आम चुनाव से जुड़े 4 अहम कामों की मुख्य रूप से समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक इन 4 अहम कामों में मोदी की टोली कमेटी द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होने वाले चुनावी प्रचार का खाका खींचना, किताब के संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करना और ऐसी 70 सीटों पर ध्यान केंद्रित करना जहां भाजपा को कभी जीत हासिल नहीं हुई है और पिछले चुनावों में बीजेपी के लिए बुरा प्रदर्शन करने वाले करीब 76,000 चुनाव बूथों पर ध्यान देना शामिल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र के गेम में अमित शाह की एंट्री, मीटिंग के बाद से ही सुपर एक्टिव देवेंद्र फडणवीस, वकीलों से भी की बात। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के महारण से कल शाम तक भाजपा दूरी बनाती दिख रही थी, लेकिन अब पार्टी खुलकर मैदान में आती दिख रही है। शाम को पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और बहुमत परीक्षण कराने की मांग की थी। उनके इस पत्र के बाद राज्यपाल की ओर से 30 जून को फ्लोर टेस्ट का आदेश भी जारी कर दिया गया। ये पूरा घटनाक्रम दिल्ली में मंगलवार दोपहर को अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद ही शुरू हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष में अमित शाह की भी एंट्री हो गई है और उनसे मंत्रणा के बाद ही देवेंद्र फडणवीस सुपर एक्टिव हो गए हैं। दोस्तों खबर है कि मंगलवार को अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के बीच मीटिंग के दौरान महेश जेठमलानी समेत कई दिग्गज वकील भी मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि इस मीटिंग में सरकार के गठन और कानूनी विकल्पों को लेकर चर्चा हुई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी ने अफसरों को किया आगाह, बाढ़ बचाव की कर ले तैयारी, एमएलए एमएलसी को 1.5 करोड़ की किस्त कर दी जारी। जी हाँ दोस्तों, यूपी को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए आज रेस महाअभियान का शुभारंभ किया गया और केंद्र सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक की विभिन्न वस्तुओं के उपयोग पर जुलाई से प्रतिबंध लगाने जा रही है। प्रदेश की जनता को सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों से अवगत कराने के लिए यूपी सरकार GIZ इंडिया के सहयोग से 29 जून से 3 जुलाई तक रेस महाअभियान चलाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारी को लेकर जिला मजिस्ट्रेट के साथ समीक्षा बैठक उन्होंने की और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ बचाव की तैयारियां पूरी कर लें। यूपी में एमएलए एमएलसी को निधि की पहली किस्त जारी कर दी गई है और पहली किस्त के रूप में 1.5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बीजेपी ने मिशन 2024 की रणनीति बनाने के लिए लखनऊ मुख्यालय पर बड़ी बैठक बुलाई है। दोस्तों रुक करते हैं G7 समिट में बाइडेन ने चीन से निपटने के लिए किया $600 अरब जुटाने का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जर्मनी में हो रही G7 देशों के शिखर सम्मेलन में दूसरे दिन यूक्रेन रूस युद्ध के अलावा विकासशील देशों के बीच ढांचागत परियोजनाओं का विकास, खाद्य सुरक्षा और आतंकवाद समेत विभिन्न महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान G7 नेताओं ने विकासशील देशों में ढांचागत परियोजनाओं के विकास के लिए वित्त जुटाने पर भी चर्चा की। समिट में चीन से निपटने व विकासशील देशों में ढांचागत परियोजनाओं के लिए साल 2027 तक
$600 अरब का वित्त जुटाने की घोषणा की गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन, भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर पाकिस्तान की एक और चालबाजी का हुआ है खुलासा। भारत ने हाल ही में तत्काल सूक्ष्म ऋण अनुप्रयोगों और क्रिप्टो मुद्रा लेन देन के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी को पकड़ लिया है। जांच एजेंसी के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर घोटालों में चीनी नागरिक या फर्म शामिल थे। अवैध ऐप आधारित इंस्टेंट माइक्रो लोन लैंडिंग कंपनियों पर कार्रवाई 2020 के अंत में भारत में शुरू हुई है और इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन प्रवर्तन निदेशालय और हैदराबाद पुलिस के माध्यम से विभिन्न सफल अभियानों ने इन घोटालों में शामिल समूहों के तौर तरीकों का खुलासा किया है। उन्होंने ऐसे मामले में कम से कम आधा दर्जन चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। 8 दोषियों की गिरफ्तारी से IFSO को पता चला कि वो चीनी आवेदनों के जरिए कर्ज देने के बहाने लोगों से रंगदारी वसूलते थे और इन ऐप पर जुटाई गई जानकारी से वो कर्जदारों को ब्लैकमेल करते थे। उसके बाद वो धोखाधड़ी की रकम को क्रिप्टो करेंसी के जरिए चीन भेजते थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए चीनी कंपनी अपनी फर्म तैनात करने की तैयारी में, पाकिस्तान ने जताया इसका विरोध। जी हाँ दोस्तों, चीन मंगलवार को एक मीडिया रिपोर्ट पर चुप्पी साध रहा जिसमें दावा किया गया था कि उसके सदाबहार सहयोगी इस्लामाबाद ने हाल ही में उनके खिलाफ आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में चीनी श्रमिकों और संपत्तियों की रक्षा के लिए अपनी सुरक्षा फर्म को अनुमति देने के बीजिंग के अनुरोध पर आपत्ति जताई है। यहाँ एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने कहा कि बीजिंग और इस्लामाबाद पाकिस्तान में चीनी संस्थाओं और कर्मियों की सुरक्षा की रक्षा के लिए संचार और समन्वय कर रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। घुसपैठ की साजिश नाकाम, कुपवाड़ा के बिच्छू में सेना ने मार गिराए 2 आतंकी, हथियार और गोला बारूद हुआ बरामद। जहां दोस्तों कश्मीर संभाग के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश को नाकाम किया है। केरन सेक्टर में LOC पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की साजिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया है और मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात केरन सेक्टर के बिच्छू इलाके में आतंकियों के एक समूह ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। हलचल देख सतर्क जवानों ने मोर्चा संभाला और इसके बाद आतंकियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है जबकि 2 आतंकी वापस भाग गए हैं। मारे गए आतंकियों के पास से 6 AK-47 राइफल, 4 ग्रेनेड, मैगजीन व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। UAE में प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत, दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर लगाया गले। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी में G7 समिट में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर मंगलवार को अबू धाबी पहुंचे और एयरपोर्ट पर PM मोदी का स्वागत संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन ने उनका स्वागत किया। दोस्तों इस दौरान दोनों नेता गर्मजोशी से गले मिले और एक दूसरे का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में UAE के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और अपने दौरे में PM मोदी ने UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन के साथ अबू धाबी में बैठक की। दोस्तों इस दौरान PM मोदी ने UAE के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहायन के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समुद्र के रास्ते गुजरात में घुसने वालों की अब खैर नहीं, सशस्त्र ALH Mark III हेलीकॉप्टर कर दिया गया तैनात। जहां दोस्तों गुजरात के समुद्री तट से घुसपैठ करने वालों की अब खैर नहीं है। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर Mark III का एक सशस्त्र वर्जन तैनात कर दिया है और इससे सीमा की रक्षा में जुटे इस बल की मारक क्षमता में भारी इजाफा होगा। यह हेलीकॉप्टर 12.7 mm की भारी मशीन गन से लैस है और मशीन गन से 1800 मीटर से अधिक दूरी के लक्ष्य को प्रभावी ढंग से मार गिराया जा सकेगा। गुजरात तट सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। मुंबई हमले के वक्त भी गुजरात तट से आतंकियों ने घुसपैठ की थी। ऐसे में हथियारों से लैस हेलीकॉप्टर तैनात किए जाने से गुजरात तट की सुरक्षा और चाक चौबंद की जा सकेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने आने वाले दिनों में सामूहिक समारोह को लेकर दी चेतावनी, बताया टीकाकरण जरूरी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि बड़े समारोहों और धार्मिक यात्राओं में शामिल होने वाले लोगों में संक्रमण
संक्रमण का कोई लक्षण नहीं हो और उनका पूर्व टीकाकरण हो चुका हो। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंगलवार को लिखे पत्र में कहा कि आने वाले महीने में विभिन्न त्योहारों के साथ ही धार्मिक यात्राओं में एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावनाएं हैं। इस तरह के समारोह कोरोना वायरस समेत अन्य संक्रामक बीमारियों के संभावित स्रोत साबित हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि इस साल की शुरुआत की तुलना में संक्रमण में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन हाल के दिनों में कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले में वृद्धि देखी जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार बनाने की तैयारी में भाजपा। दिल्ली में नड्डा से मिले फडणवीस, सभी विधायकों को मुंबई पहुंचने का निर्देश। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच विपक्षी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को राजधानी दिल्ली पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। ऐसा माना जा रहा है कि फडणवीस ने नड्डा के महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रमों से अवगत कराया और पार्टी की भावी रणनीति पर चर्चा की। खबरों की माने तो भाजपा राज्य में फिर एक बार सरकार बनाने की तैयारी में है और सभी भाजपा विधायकों को अगले 24 घंटे में मुंबई पहुंचने के लिए कहा गया है और साथ ही उनसे राज्य से बाहर नहीं जाने को भी कहा गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर फिर एक्शन में योगी। आरएलडी एसबीएसपी में सेंध लगाने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद भाजपा और योगी सरकार पूरी तरह से उत्साहित है। चुनाव के बाद यूपी में हुए 2 अन्य उपचुनावों, राज्यसभा और एमएलसी में भी विपक्ष को बीजेपी ने धराशायी कर दिया था और अब बीजेपी का अगला टारगेट राष्ट्रपति का चुनाव है और इसको लेकर बीजेपी ने अभी से रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है और संगठन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अब आरएलडी और एसबीएसपी के विधायकों की संभावनाएं टटोलेगी और उनको मैनेज करने के लिए जल्द ही यूपी के कुछ नेताओं को इस काम में लगाया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन यूरोप की रोटी की टोकरी, लेकिन बंदरगाह पर पुतिन का कब्जा। G7 ने कहा घेराबंदी समाप्त करे रूस। जी हां दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन में 7 देशों के समूह ने गरीब और कमजोर लोगों को कुपोषण से बचाने के लिए $4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया है और साथ ही यूक्रेन से कहा कि वो काला सागर पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दे और घेराबंदी को समाप्त कर दे। G7 ने अपने बयान में आगे कहा कि गरीबों और कमजोर वर्ग के लिए जो सहायता राशि दी जाने वाली है वो वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए G7 की संयुक्त प्रतिबद्धता के रूप में कुल 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। दोस्तों, बैठक में G7 के नेताओं ने यूक्रेन से जंग से उत्पन्न खाद्य संकट पर गहन चर्चा की। शिखर सम्मेलन में रूस से बिना शर्त यूक्रेन के काला सागर में स्थित बंदरगाहों की नाकाबंदी समाप्त करने का आह्वान किया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के क्वाडकॉप्टर ड्रोन से गिराए गए थे हथियार। जी हां दोस्तों, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं और इस हत्याकांड की जांच कर रही एजेंसियों को पता चला है कि उन्हें मारने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था उसे पाकिस्तान से भेजा गया। खास बात यह है कि इन्हें छोटी साइज के क्वाडकॉप्टर ड्रोन से भेजा गया था और इस तरह का ड्रोन 10 किलो तक का भार उठा सकता है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पंजाब में लोकल गैंगस्टर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की खेप ड्रोन के जरिए सप्लाई करने की जानकारी सामने आ रही है और इससे पहले बब्बर खालसा और लश्कर जैसे आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के लिए यह तरीका अपनाया जाता था, जिसके आईएसआई और सीमा पार बैठे खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े संगठन सप्लायरों की मदद करते थे। दोस्तों, रुक करते हैं। चीन पाकिस्तान के मंसूबों पर फेरा पानी। ब्रिक्स बैठक में चाहकर भी नहीं बुला पाया ड्रैगन। जी हां दोस्तों, ब्रिक्स देशों की शिखर बैठक में हिस्सा लेने की इच्छा रखने वाले पाकिस्तान को दोस्त चीन से बड़ा झटका लगा है। चीन चाहकर भी पाकिस्तान को इस बैठक में नहीं बुला सका। पाकिस्तान ने भारत का नाम लिए बिना स्वीकार किया है कि ब्रिक्स में शामिल एक देश ने पाकिस्तान को न्योता दिए जाने के प्रस्ताव को रोक दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को बुलाने का विरोध किया, जिससे मजबूरन चीन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। दरअसल चीन की ओर से 24 जून को ब्रिक्स देशों की वैश्विक विकास पर एक वर्चुअली उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी और इसमें कई देशों को चीन की ओर से न्योता दिया गया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। हालांकि भारत के विरोध के बाद पाकिस्तान को बैठक में भाग लेने का मौका नहीं मिल पाया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि एक ब्रिक्स देश ने उनके आमंत्रण का विरोध किया था।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर द्विपक्षीय रिश्तों और सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चौतरफा संकट से जूझती पाकिस्तान सरकार के सामने अब इमरान खान की नई चुनौती। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में रोज बिगड़ रहे आर्थिक हालात को संभालने में जुटी शहबाज शरीफ सरकार के सामने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक नई चुनौती पेश कर दी है। उन्होंने अगले 2 जुलाई से देश भर में आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने बढ़ती महंगाई और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कानून में संशोधन के विरोध में ये घोषणा की है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस आंदोलन से देश में अस्थिरता का माहौल और गर्माएगा और इसका खराब असर सरकार की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज पाने की कोशिश पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।